जय हिंद दोस्तों। अब हम लोग देखने हैं परमाणु का थॉमसन मॉडल। परमाणु क्या थॉमसन मॉडल। तो थॉमसन नाम के वैज्ञानिक ने, किसने, जे थॉमसन नाम के वैज्ञानिक ने 1898 में, कब, 1898 में, 1898 में एक मॉडल प्रस्तुत किया। उसमें उन्होंने कहा कि परमाणु एक समान आवेश वाला एक गोला है। परमाणु क्या है? समान आवेश वाला एक गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 10⁻⁻10 मीटर होती है, जिसमें धनावेश फैले होते हैं। क्या बोला इन्होंने? परमाणु समान आवेश वाला क्या है? गोला है जिसकी त्रिज्या 10⁻10 है, जिसमें धनावेश फैले होती है। ठीक है। और इसमें जो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच एक प्रकार का क्या बल पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत बल। स्थिर विद्युत बल कहते हैं, पाया जाता है। ये स्थिर विद्युत बल मतलब एक आवेशित वस्तु पर लगाया दूसरी आवेशित वस्तु द्वारा लगाया गया बल को ही स्थिर विद्युत बल कहते हैं। यानी हम इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन के द्वारा अगर बल लगाया जाता है तो इसे स्थिर विद्युत बल कहते हैं, क्योंकि प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, प्लस चार्ज होता है। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा। अब जो परमाणु का थॉमसन मॉडल है उसे प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग, और तरबूज मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। तरबूज मॉडल यानी जो परमाणु उसे तरबूज के समान माना जाता है और इसमें इलेक्ट्रॉन को बीज के समान माना जाता है। देखें तो परमाणु को किसके समान माना जाता है? तरबूज के समान। और जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसे बीज के समान माना जाता है। और इस तरफ से बीज के समान इलेक्ट्रॉन किसमें? परमाणु के अंदर फैले होते हैं। इस मॉडल का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि जो परमाणु का द्रव्यमान होता है, और द्रव्यमान प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में समान रूप से क्या होता है? बटा होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान समान होता है। तो इसका शॉर्टकट देखें तो परमाणु का थॉमसन मॉडल किसने दिया था? जे थॉमसन ने कब दिया था? 1898 में। तो इन्होंने क्या कहा था? परमाणु एक समान आवेश वाले गोला है जिसकी त्रिज्या 10⁻10 होती है, जिसमें धनावेश क्या होती है? फैले होती है। ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच एक प्रकार का बल पाया जाता है जिसे स्थिर विद्युत बल कहते हैं। इसे प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग या तरबूज मॉडल भी कहते हैं। और इसका महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि परमाणु का जो द्रव्यमान है वह द्रव्यमान प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में समान रूप से क्या होता है? बटा होता है। अब हम लोग देखते हैं रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। ठीक है। अब जे थॉमसन के बाद अब रदरफोर्ड ने अपना क्या नाभिकीय परमाणु मॉडल दिया। इसमें उन्होंने क्या किया? जो सोने की पन्नी है उसको यहाँ रखा गया और उसमें किसका मतलब अल्फा कणों का बौछार किया गया। तो इन्होंने देखा कि जो अल्फा कण है, जो अधिकांश अल्फा कण है वो सोने की पन्नी को छेद कर सीधी चली जा रही है। जो अधिकांश कण है ये क्या है? हम लोग का अल्फा कण। ठीक है। सोने की पन्नी को छेद कर सीधी चली जा रही है, मगर बहुत ही कम अल्फा कण सीधी नहीं जाके उससे दूर चली जा रही है, बहुत कम कोर में। जैसे सीधी सब अधिकांश अल्फा कण तो सोने की पन्नी को छेद कर सीधी चली गई, मगर बहुत कम अल्फा कण सोने की पन्नी को छेद कर थोड़ी दूसरे कोर में मुड़ गई। और 20,000 अल्फा कणों में एक कण ऐसा भी है जो सीधा ना जाकर ना ही थोड़ा अपना मूवमेंट मतलब चेंज कर बल्कि वो जस्ट पीछे अपोजिट जिस दिशा में वो आई है अल्फा कण उसी दिशा में वापस चल गई। ऐसा कंडीशन कब हुआ? 20,000 अल्फा कणों में एक अल्फा कण के साथ इस प्रकार का कंडीशन देखने को मिला। जब रदरफोर्ड ने
सोने की पन्नी पर किसके अल्फा कणों का बौछार किया, तो ये सब देखने को मिला। पहला क्या मिलता है कि पतले जो अल्फा कण है, अधिकांश अल्फा कण है वो क्या सीधी चली जाती है सोने की पन्नी को छेद कर। और दूसरा देखने मिला बहुत कम अल्फा कण सीधा ना जाके दूसरे दिशा में मुड़ जाती है, दूसरे दिशा में क्या होती है, मुड़ जाती है। और तीसरा देखा 20,000 अल्फा कणों में, कितने 20,000 अल्फा कणों में एक कण ऐसा होता है, कोई कितना सिर्फ एक कण ऐसा होता है जो जिस दिशा में गई उसी दिशा में वापस आ जाता है, मतलब 180 डिग्री क्या हो जाता है, पीछे आता है। इस प्रकार से उन्होंने देखा। रदरफोर्ड ने जब परीक्षण करने के पास कुछ निष्कर्ष निकाला। उनके रदरफोर्ड के अनुसार पहला तो क्या है, परमाणु क्या होता है, खोखला होता है। क्या होता है, परमाणु खोखला होता है, क्योंकि जो अल्फा कण है और अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी को आसानी से पार कर गई, तो इसी कारण से कहा गया कि परमाणु खोखला होता है। दूसरा उन्होंने कहा कि जो अल्फा कण का कुछ भाग परमाणु से दूर चले जाते हैं, यानी परमाणु में क्या पाया जाता है, प्रतिकर्षण बल, क्योंकि प्रतिकर्षण बल के द्वारा ही यह संभव होता है, प्रतिकर्षण बल के द्वारा ही इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, मतलब देखो माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, अगर प्लस प्लस सेम आवेशित चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। अगर माइनस और प्लस दो अपोजिट मतलब विपरीत चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, मगर यहाँ पर प्रतिकर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। इस कारण से इन्होंने माना कि जो परमाणु के केंद्र है, किसमें, परमाणु के केंद्र में पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। इसी कारण से अल्फा कण, क्योंकि अल्फा कण पॉजिटिव है तो अल्फा कण को प्रतिकर्षण करता है। अब यह प्रतिकर्षण बल द्वारा ही संभव है। तीसरा उन्होंने कहा जो नाभिक का आयतन है, नाभिक का आयतन है वो परमाणु के कुल आयतन से बहुत कम होता है। किसका, परमाणु, नाभिक का जो आयतन है वो परमाणु के ठीक, तो परमाणु के कुल आयतन से बहुत कम होता है। ठीक है, अगर मान लो नाभिक को हम लोग अगर नाभिक को क्या मान लेते हैं, एक बॉल मानते हैं, नाभिक को एक बॉल मानते हैं, तो परमाणु के आयतन को हम लोग उससे 5 किलोमीटर, कितना, 5 किलोमीटर बड़ा मानना पड़ेगा। अगर हम लोग नाभिक के आयतन को एक बॉल के जितना मानते हैं तो परमाणु के जो आयतन उसको 5 किलोमीटर बड़ा मानना पड़ेगा। ठीक है, और जो परमाणु की त्रिज्या है वो परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होता है, जिसे एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। और नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है, जिसे फर्मी द्वारा मापा जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे अगर मान लो 10⁻2 है तो 100 बार, अगर 10⁻3 है तो 1000 बार, अगर 10⁻4 है तो कितना, 10,000 बार, अगर 10⁻5 है तो 1 लाख के बराबर, ऐसा मतलब मान होता है इनका। और वैसे ही अगर 10⁻10 देखें तो बहुत छोटा माइनस में है, और 15 मतलब और बहुत ज़्यादा छोटा। इस प्रकार से इन्होंने परीक्षण के आधार पर निष्कर्ष निकाला। पहला क्या कहा कि परमाणु खोखला है, क्योंकि अधिकांश अल्फा कण सोने की जो पन्नी उसको पार कर जाते थे। इनमें प्रतिकर्षण बल पाया जाता था, इनके जो परमाणु केंद्र में है उसमें पॉजिटिव चार्ज पाया जाता था। इसी कारण प्रतिकर्षण बल के कारण ही कुछ अल्फा कण को यह अपने से दूर जाने देते थे। तीसरा, नाभिक के आयतन और परमाणु के
कुल आयतन से बहुत कम होता है। जो नाभिक का आयतन होता है परमाणु की कुल आयतन से कम होता है। अब परमाणु की त्रिज्या की बात करें तो परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर होती है, जिसे एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। और नाभिक की त्रिज्या की बात करें तो नाभिक की त्रिज्या 10⁻10 मीटर होती है, जिसे फर्मी में नापा जाता है। ये सब रिसर्च करने के बाद ठीक है जो परिणाम मिला उसके आधार पर परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया गया। तो इसमें पहला क्या किया गया, जो परमाणु का अधिकांश मतलब परमाणु का अधिकांश जो क्या बोलते हैं धनात्मक भाग और द्रव्यमान पाया जाता है वो परमाणु की अति अल्प मात्रा में पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं नाभिक, यानी परमाणु के बीच में छोटा सा केंद्र पाया जाता है, इसी में अधिकांश द्रव्यमान और इसका पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, इसे क्या कहते हैं नाभिक कहते हैं। ठीक है, दूसरा इन्होंने कहा नाभिक के चारों ओर, मतलब है नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर, किसी में वृत्ताकार पथ पर जो इलेक्ट्रॉन हैं बहुत तेजी से गति करते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन हैं जो बहुत तेजी से गति करते हैं। तो इन्होंने कहा नाभिक और इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या पाया जाता है, स्थिर विद्युत बल पाया जाता है। स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल क्या है मैं पहले भी बता चुका हूँ। ऐसा बल जिसमें एक आवेशित वस्तु द्वारा दूसरे आवेशित वस्तु द्वारा बल लगाया जाता है, उसे ही स्थिर विद्युत बल कहते हैं। तो रदरफोर्ड ने नाभिक परमाणु मॉडल का इस प्रकार से निष्कर्ष रिसर्च करने के बाद नाभिक परमाणु मॉडल के लिए इस प्रकार से 3 बातें बताई। पहला क्या बोलते हैं, पहला बोलते हैं कि परमाणु का अधिकांश धनात्मक भाग और द्रव्यमान किसमें समाहित रहता है, परमाणु के केंद्र में समाहित होता है, जिसे क्या कहते हैं नाभिक कहते हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर, जिसे हम लोग कक्षा कहते हैं, क्या कहते हैं ऑर्बिट यानी कक्षा के चारों ओर बहुत तेजी से गति करता है। तीसरा इन्होंने कहा नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच एक प्रकार का बल पाया जाता है, जिसे स्थिर विद्युत बल कहते हैं। चार्ज होता है वो किसके कारण होता है, प्रोटॉन के कारण होता है। ठीक है, नाभिक में जो प्लस चार्ज होता है वो प्रोटॉन के कारण होता है। और प्रोटॉन की जितनी मात्रा होगी, परमाणु में प्रोटॉन की जितनी मात्रा होगी उतनी ही मात्रा इलेक्ट्रॉन की होगी। ठीक है, प्रोटॉन में जितनी मात्रा, परमाणु में प्रोटॉन की जितनी मात्रा होगी उतनी मात्रा इलेक्ट्रॉन की होगी, क्योंकि परमाणु को उदासीन बनाए रखने के लिए दोनों की मात्रा बराबर होना जरूरी है। ठीक है, और जितनी मात्रा प्रोटॉन की होती है उतनी मात्रा किसकी होती है, परमाणु संख्या Z की होती है। जितनी मात्रा प्रोटॉन की होती है उतनी मात्रा परमाणु संख्या Z की होती है, यानी परमाणु संख्या हम लोग यहाँ से देख सकते हैं परमाणु संख्या Z, परमाणु संख्या Z बराबर क्या दे सकते हैं, प्रोटॉन की क्या संख्या। ठीक है, तो प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या Z बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, उदासीन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु संख्या Z बराबर परमाणु पर प्रोटॉन की संख्या प्लस उदासीन परमाणु का इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, अब जो नाभिक होती है उसमें प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन पाया जाता है, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को दोनों को क्या कहते हैं, न्यूक्लियन, दोनों को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियन कहा जाता है। और इन दोनों के द्रव्यमान संख्या Z कहते हैं, द्रव्यमान संख्या A कहते हैं। किसको, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो दोनों को क्या कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं। और न्यूक्लियन की दोनों की जो द्रव्यमान है उसको द्रव्यमान संख्या A कहते हैं। क्या कहते हैं, A कहते हैं। तो द्रव्यमान संख्या बराबर अगर हम लोग देखें तो द्रव्यमान संख्या बराबर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की क्या द्रव्यमान, प्रोटॉन की द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन की द्रव्यमान। ठीक है,
एक ए हो गया, एक ए हो गया। परमाणु संख्या Z बराबर क्या होता है? प्रोटॉन, परमाणु की प्रोटॉन की संख्या प्लस उदासीन परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और द्रव्यमान संख्या ए बराबर क्या होता है? प्रोटॉन की द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जिसे न्यूक्लियॉन कहते हैं, न्यूक्लियॉन के पूरे द्रव्यमान को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या ए कहा जाता है। अब बात करते हैं समस्थानिक और समभारिक के बारे में। समस्थानिक और समभारिक के बारे में तो पहले देखते हैं समभारिक। इसमें क्या है? समभारिक किसे कहते हैं? मतलब जिसमें समान, जिसका द्रव्यमान संख्या क्या हो? समान हो। द्रव्यमान संख्या ए क्या हो? समान, लेकिन जो परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या Z है वो क्या हो? अलग हो, मतलब असमान हो। असमान हो उसे ही क्या कहते हैं? समभारिक कहा जाता है। अब समभारिक जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं कार्बन और नाइट्रोजन का। ठीक है, कार्बन और नाइट्रोजन लेते हैं तो इसमें क्या क्या? द्रव्यमान संख्या ए समान हो और परमाणु संख्या Z क्या हो? असमान हो। तो जो परमाणु संख्या है, देखो कार्बन की परमाणु संख्या 7 होती है और नाइट्रोजन का कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है और नाइट्रोजन का 7। कितनी होती है? 7। और अगर हम लोग इसकी द्रव्यमान संख्या देखें तो कार्बन की कितनी होती है? 14 और नाइट्रोजन का भी 14। एक्चुअली कार्बन का द्रव्यमान संख्या 12, 13 और 14 होती है। तो यहाँ हम लोग 14 की यूज कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम्पल देने के लिए। तो यहाँ देखो समभारिक, समभारिक मतलब क्या होता है? द्रव्यमान संख्या ए, द्रव्यमान संख्या है देखो क्या है? समान है, परंतु परमाणु संख्या Z असमान है। जो परमाणु संख्या वो है अलग है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं। अब बात करते हैं समस्थानिक। समस्थानिक किसे कहते हैं? तो अब देखो परमाणु संख्या Z यानी क्या हो? समान हो, और जो द्रव्यमान संख्या ए है वो क्या हो? असमान हो, समान हो। अब यहाँ देखते हैं, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन, कार्बन, कार्बन। मैंने पहले ही बताया था कि इनकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 12, 13 और 14। और इसकी जो परमाणु संख्या है, मतलब परमाणु का मान, वो होती है 6। ठीक है, अब यहाँ देखो समस्थानिक क्या क्या है? कह रहा है Z मतलब क्या? द्रव्यमान Z परमाणु संख्या मतलब क्या हो? समान हो। देखो परमाणु संख्या समान है, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या ए है वो क्या हो? असमान हो। ये देखो असमान है। यहीं हम लोग का रदरफोर्ड का नाभिक परमाणु मॉडल में देख लिए। रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु देखे, उसमें हम लोग देखे द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या, और देखे समभारिक और समस्थानिक। आई होप आप लोग को यह वीडियो समझ में आया होगा। और अगर आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं किस तरह से आपको पढ़ाऊँ, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो बताइए, फिर उसी टॉपिक में मैं बनाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।